स्वागत है आपका हमारे चैनल CGPSC मंथन में। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 4 के भाग 3 के साइंस एंड टेक के अंतर्गत भारत में ऊर्जा परिदृश्य, नाभिकीय ऊर्जा और भारत में नाभिकीय विकास कार्यक्रम को अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक जो है निबंध पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं ऊर्जा की परिभाषा को। कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। हम अपने आसपास जो है कई प्रकार के ऊर्जा को देखते हैं और प्रकृति में भी ऊर्जा जो है कई रूपों में विद्यमान है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ब्रह्मांड की जो सकल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है, वो समान बनी रहती है, नियत रहती है, और जो ऊर्जा है वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ना तो बनती है और ना ही नष्ट होती है। अब मानव जीवन में ऊर्जा का महत्व जो है हर एक चरण में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। आज वर्तमान मानव जो है अपनी स्थिति जो है बिना ऊर्जा के परिकल्पना भी नहीं कर सकता। तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जो है ऊर्जा संसाधन का पर्याप्त विकास न हो पाना भी इसके जो है पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। और हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और घरेलू आवश्यकताएं हैं, जैसे कि कृषि हो गया, यातायात, औद्योगिकी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, सभी चीज़ों जो है ऊर्जा पर ही निर्भर है। तो इस प्रकार से ऊर्जा जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऊर्जा के स्रोत को हम लोग दो रूपों में देख सकते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसका जो है अतिशय उपयोग करने पर उसके समाप्त होने का खतरा मंडराता रहता है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में मुख्य रूप से हम जीवाश्म ईंधन और जैव मात्रा को शामिल करते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत आता है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जलावन लकड़ी हो गया और छेना हो गया। ठीक है, तो पहला देखते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है मानव काफ़ी प्राचीन समय से इसको यूज़ करता आ रहा है, क्योंकि ये ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे रहा है। जैसे कि लकड़ी जला दिए, छेना जला दिए। ठीक है, ये इससे उष्मा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक, और ऊर्जा की बढ़ती मांग को जब हम लोग देखते हैं जब औद्योगिक क्रांति आता है, तब हमको ऊर्जा के और काफ़ी सारे क्षेत्रों के बारे में पता चलता है, जिससे कि हम लोग विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और अपने काफ़ी सारे कार्यों को संपादित कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने कोयला का यूज़ किया, फिर तेल का यूज़ किया, फिर नेचुरल गैस का यूज़ किया। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है ईंधन का सबसे अच्छा और वरीयता प्राप्त स्रोत माना जा सकता है। ये जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन नहीं होता। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक देखते हैं वो होता है मीथेन, और इसमें कुछ मात्रा में ईथेन और प्रोपेन भी विद्यमान होता है। ठीक, ये जो सभी जो है दहनशील हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। प्राकृतिक गैस जो है ईंधन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, और जो सामान्यतः जब हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम खनन करते हैं तो उस दौरान जो है चट्टानों के जो नीचे जो देखते हैं वहाँ पे प्राकृतिक गैस जमा होती है, उसको हम तोड़ के जो है प्राकृतिक गैस को प्राप्त करते हैं। भारत में जो है विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के विकल्प के रूप में भी जो है प्राकृतिक गैस का उपयोग हो रहा है। विश्व स्तर पर भंडारण स्तर में जो देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है रूस के पास है, उसके बाद फिर अमेरिका, फिर कनाडा, फिर ईरान के पास है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं कि हम लोग सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी पर्यावरण की दृष्टि से कम प्रदूषणकारी गैस होती है। ये वायु से हल्की होती है और इसका उपयोग जो है वर्तमान में वाहनों के ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है। इसके लिए जो है 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक इसको कंप्रेस्ड किया जाता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये गैस फॉर्म में ही रहती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग एलपीजी को देखते हैं तो उसको जो है द्रवित हो जाता है, उसको
जब उसको कंप्रेस्ड किया जाता है तो वो द्रवित हो जाता है। इस कारण इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। ये एक सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल जो है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी अच्छी गैस है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग अपने रसोई घर में करते हैं खाना पकाने के लिए, ठीक है। और इसका ये जो है परिवहन की दृष्टि से काफी सुविधापूर्ण है, क्योंकि इसको जो है कंप्रेस करके सिलेंडरों में भरा जाता है, ठीक। इसमें जो हाइड्रोकार्बन के रूप में है, मुख्य तत्व के रूप में ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। अगला इसमें देखते हैं कि जल विद्युत ऊर्जा जो है नवीनकरणीय, गैर प्रदूषणकारी और गतिशील ऊर्जा का स्रोत है। इसमें जो है जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक ऊंचाई से जो है टरबाइन पे जल को गिराया जाता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। इसके लिए जो है टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो है 25 मेगावाट तक के जो विद्युत क्षमता के परियोजना है उसको लघु जल विद्युत परियोजना कहा जाता है, और इससे अधिक को वृहद विद्युत परियोजना के श्रेणी में रखा जाता है। ये जो परियोजनाएं होती है ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आती है, जिसमें कि विद्युत उत्पादन के साथ साथ जो है पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की भी व्यवस्था की जाती है। इसमें अगला देखते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो है जीवाश्म ईंधन या फिर किसी भी प्रकार के ईंधन का दहन करके जल को जो है वाष्पीकृत किया जाता है, और उस वाष्प का उपयोग जो है टरबाइन को घुमाकर जो है जनरेटर के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इस कारण इसको तापी संयंत्र कहते हैं। अब तापी संयंत्र जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जो है आपको ध्यान ये रखना है कि ताप का उपयोग करना है किसके लिए? जल को वाष्पीकृत करने के लिए। अब जो ताप जो है विभिन्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कोयले से प्राप्त किया जा सकता है, गैस से प्राप्त किया जा सकता है, नाभिकीय ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, बायोमास ऊर्जा से। इन सब ऊर्जा का प्रयोग करके जल को जो है भाप के रूप में बदला जा सकता है, और जो है एक पावर प्लांट को रन किया जा सकता है। मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि संयंत्र दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है कोयला आधारित संयंत्र, और दूसरा होता है गैस आधारित विद्युत संयंत्र। कोयला आधारित संयंत्र में जो है देखते हैं हम कि पुनः जल को जो वाष्पीकृत किया जाता है किसके माध्यम से? कोयले को दहन करके इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कोयले का जो है चूरा बनाया जाता है। उसके बाद जो है बॉयलर युक्त भट्टी में इसको जलाया जाता है, और भट्टी की उष्मा से बॉयलर के पानी को भाप के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फिर भाप का प्रयोग जो है टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। यह टरबाइन जनरेटर को चलाता है, जिससे कि विद्युत उत्पादन होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें बॉयलर है, टरबाइन है और इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इसके साथ साथ कई सारी जो है युक्तियां इसमें लगी हुई है। अगला देखते हैं इसमें गैस आधारित विद्युत संयंत्र। गैस टरबाइन को दहन टरबाइन भी कहा जाता है। गैस टरबाइन एक कंबशन इंजन होता है जो नेचुरल गैस के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। इसको कहीं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो हमारे बाइक में लगा होता है उसी को हम लोग समझ सकते हैं एक सिंपल भाषा में, लेकिन उसमें ये काफी ज्यादा अलग होता है। उसमें ये इंजन रन करने के बजाय ये टरबाइन को रन करता है, ठीक। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग जनरेटर को चलाने के लिए होता है, जो कि विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करती है, ठीक। वर्तमान में जो है इसकी स्थापित ऊर्जा क्षमता 18.9 गीगावाट है। अगला देखते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। इसमें कई सारे ऊर्जा स्रोत आते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ठीक है। वर्तमान में जो है परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत है उसकी सीमितताओं के कारण ऊर्जा के अन्य विकल्प खोजे गए, जिसमें कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है उसके उपयोग को बल दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले है सौर ऊर्जा। वर्तमान में जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है काफी सरलतम, गैर प्रदूषणकारी है, और हमारे देश के पास एक भौगोलिक
इम्पोर्टेंस भी है, जो कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ जो है वर्ष के अधिकांश दिनों में हमको सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कारण जो है हमारे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इसके लिए हमारा देश जो है प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। सौर ऊर्जा जो है सौर विकिरण से प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा की जो मात्रा है कई सारी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि जलवायु हो गया, स्थान हो गया, सौर स्थिरांक हो गया। ठीक, इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला देखते हैं सौर तापीय ऊर्जा और दूसरा है सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा। सौर तापिक ऊर्जा में जो है सूर्य के जो है उष्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। उष्मीय ऊर्जा का प्रयोग जो है हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि पानी गर्म करने के लिए, किसी स्थान को गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, और एक्सट्रीम लेवल में कहीं जाए तो पानी को भाप में कन्वर्ट करके विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, अब दूसरा इसमें देखते हैं कि सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा। सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा में जो है इसमें सोलर पैनल के माध्यम से जो है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसको जो है सेलों में संचय कर लिया जाता है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें कि सोलर कुकर हो गया, सोलर पैनल के माध्यम से जैसे कि स्ट्रीट लाइट को जलाना हो गया। ठीक है, सोलर मॉड्यूल्स हो गया, जिसमें कि सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और एक्सेस जो एनर्जी रहती है उसको सीधे हम लोग ग्रिड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इसमें तो देख रहे हैं सोलर पैनल जिससे कि हम लोग पानी भी गर्म कर सकते हैं और इस एक्सेस एनर्जी को ग्रिड में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि समुद्री ऊर्जा। समुद्र जो है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, समुद्री ऊर्जा हालांकि अभी परीक्षण की अवधि में है, लेकिन इससे ऊर्जा के जो है काफी व्यापक स्तर मौजूद है। ठीक है, इसमें इस समुद्री ऊर्जा की प्राप्ति की 3 तकनीक हम लोग देखते हैं: ओशन थर्मल कन्वर्जन, तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ओशन थर्मल कन्वर्जन या ओटेक का जो है इसका बेसिक जो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है टेम्परेचर डिफरेंस के माध्यम से टरबाइन को रन किया जाता है। इसमें देखते हैं कि समुद्री जल जो है समुद्री जल गहराई के साथ साथ इसमें जो है तापमान में विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है। तो ओटेक तकनीक का जो उपयोग है वो जनरेटर को चलाने के लिए किया जाता है, जिससे कि विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं कि तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा जो है सागरीय लहरों से उत्पन्न होने वाली तरंगों के जो है दाब पर आधारित होती है। इसके लिए जो है समुद्र के अंदर एक चैम्बर बनाया जाता है और तरंग की गति से इस चैम्बर में लगी टरबाइन को जो है घुमाया जाता है और पानी और हवा के जो है परस्पर दाब के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत जो है प्रवाहित सागरीय जल की ऊर्जा का प्रयोग जो है एक जनरेटर को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक एस्चुरी बनाई जाती है जिसमें कि ज्वारीय जो जल होता है उसका संग्रहण किया जाता है। ठीक है, और एक जल की ऊंचाई के अंतर द्वारा जो है इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं इसमें पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है, जिसमें जो है इसके वेग से जो है टरबाइनों को चलाकर जनरेटर के द्वारा पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहला बात है कि पवन ऊर्जा जो है एक नवीनकरणीय ऊर्जा है और एक पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ऊर्जा है और एक दक्ष स्रोत है। ठीक है, इसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है बार बार जो है हमको धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। स्टार्टिंग में जो है एक बेसिक सेटअप की आवश्यकता होती है, उसके बाद हम लोग जो है इससे ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इस ऊर्जा की कई सीमाएं हैं, जैसे कि केवल जहाँ पे समुद्री हवा चलती है या फिर पवन अत्यधिक तीव्र चलती है वहां पे हम लोग इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं और इसके लिए जो है एक बड़े भूखंड की आवश्यकता होती है। इसके लिए रखरखाव की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है और अगर कहीं पवन ना चल रही हो तो जो है इसमें संचायक सेलों की व्यवस्था करनी होती है जो कि इसका अल्टरनेट ऊर्जा का स्रोत हो।
ठीक है। तो इसमें अगला देखते हैं, भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा जो है पृथ्वी के क्रोड से प्रवाहित होती है। कई बार देखते हैं कि हम लोग भौगोलिक परिवर्तन के कारण जो है भूमि के ऊपर जो है गहराइयों में जो है तप्त क्षेत्रों में जो पिघली चट्टानें हैं वो ऊपर की ओर आ जाती है और कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। ठीक, इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहा जाता है। जब भूमिगत जल जो है इन स्थलों के संपर्क में आता है तो जल जो है भाप में उत्पन्न हो जाता है और ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ठीक, इन तप्त स्थलों में जब हम लोग पाइप डालकर इस भाप को जो है बाहर निकाल लेते हैं और इस भाप का उपयोग जो है टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, जिससे कि विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत जो है अधिक नहीं होती, लेकिन ऐसे क्षेत्र जो है काफी कम होते हैं और जहाँ पे जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का जो है उपयोग करना कई जगह पे व्यवहारिक नहीं रह जाता। तो इस ऊर्जा की अपनी कई सारी सीमाएं होती हैं। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं कि नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत ऊर्जा में अंतर। नवीनीकृत ऊर्जा जो है प्रकृति में अनंत मात्रा में मौजूद है, आसानी से ये जो है विलुप्त नहीं होते। उसी को हम लोग अनवीनीकृत को देखते हैं कि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इसकी विलुप्ति का जो खतरा है वो बना रहता है। नवीनीकृत जो है कम कार्बन उत्सर्जन करता है, अनवीनीकृत अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। कम कार्बन उत्सर्जन करने के कारण नवीनीकृत जो है प्रदूषण मुक्त होता है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसके विपरीत अनवीनीकृत काफी ज्यादा प्रदूषण करता है और पर्यावरण के लिए खतरा होता है। नवीनीकृत जो है अपेक्षाकृत सस्ता होता है, लेकिन इसमें जो मेंटेनेंस काफी ज्यादा लगता है। अनवीनीकृत महंगा होता है, लेकिन नवीनीकृत की अपेक्षा इसमें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है। हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तो होते ही हैं, तथा ये जो है इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में जो है नाभिक को घेरे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी पदार्थ की जो है परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में जो है असीमित मात्रा में ऊर्जा का भंडार होता है। इसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं नाभिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। और जैसे कि हमने बताया था कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग जो है जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है और इसके पश्चात जो है इससे जनरेटर को घुमा के विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। ठीक, तो इसी क्रम में नाभिकीय ऊर्जा जो है नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं कि यूरेनियम के जो है एक परमाणु को जब हम विखंडित करते हैं तो उसमें काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और ये जो ऊर्जा है काफी ज्यादा अधिक होती है। जैसे कोयले से तुलना करें तो कोयले की दहन से जो है 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। ठीक है, इस ऊर्जा को जो हम लोग है 2 अभिक्रियाओं से प्राप्त कर सकते हैं। एक जो है नाभिकीय विखंडन, दूसरा हो गया नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया है जिससे जो है एक भारी नाभिक पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, जिससे नाभिक जो है 2 हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। सामान्य भाषा में बोला जाए तो जो है नाभिक जो है भारी नाभिक जो है 2 समान आकार के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिसको कि हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, इससे प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक, नाभिकीय विखंडन के लिए जो उपयुक्त ईंधन है वो यूरेनियम है। यूरेनियम जो है 2 रूपों में पाया जाता है मुख्यतः, और इसके समस्थानिक को हम लोग दे सकते हैं आइसोटोप्स को U-235 और U-238। ठीक, इसके लिए हम लोग को नाभिकीय विखंडन के लिए जो है अभिक्रिया को कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया से जो है नाभिकीय विखंडन होता है। इसमें यूरेनियम में जो है न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, जिससे जो है ये
अन्य 3 न्यूट्रॉनों में टूट जाता है और काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती क्या है। जब यूरेनियम पर जो है न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम जो है अधिक नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा विमुक्त करती है और 3 नए न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करती है। ठीक है, ये जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन है ये यूरेनियम के अन्य नाभिक को जो है विखंडित करती है और इस प्रकार जो है कंटिन्यूअसली एक विखंडन की श्रृंखला बन जाती है और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि जो है यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, इस अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अभिक्रिया जो है 2 प्रकार से देखते हैं हम लोग, एक जो हो गया अनियंत्रित प्रकार की और एक हो गया नियंत्रित प्रकार की। अनियंत्रित प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया है विखंडन की, उसको जो है कंटिन्यू चलने दिया जाता है, अबाध्य मात्रा में जो है चलने दिया जाता है। इससे ये होता है कि ऊर्जा जो है काफी अधिक मात्रा में निकलती है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हानिकारक विकिरण भी निकलती है। ठीक, इसका प्रयोग जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। अब नियंत्रित अभिक्रिया में देखते हैं कि इसमें जो है अभिक्रिया को मंद और नियंत्रित रूप से संपन्न कराने के लिए जो है इसमें यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं उसमें से 2 को जो है अवशोषक क्षण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, इससे ये होता है जो कि अभिक्रिया जो है वो नियंत्रित हो जाती है। इसका उपयोग हम लोग उपयोगी कार्यों में कर सकते हैं, जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर को चलाने में। ठीक, अब नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है इसको देखते हैं अगले चरण में। नाभिकीय रिएक्टर जो है इसका उपयोग हम लोग जल फिर से विद्युत उत्पन्न करने में करते हैं। इसके जो है 5 प्रमुख भाग होते हैं। पहला देखते हैं ईंधन। ईंधन वह पदार्थ होता है जिसका के विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम की छड़ को जो है उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम की छड़ जो है यहाँ पे लगी हुई है। दूसरा इसमें होता है मंदक। मंदक का कार्य होता है कि न्यूट्रॉनों की वेग को धीमी करना। ठीक है, इसके लिए जो है भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, मंदक के रूप में। ठीक, यहाँ पे जो है मंदक आप देख सकते हैं मौजूद है। ठीक, अगला इसमें देखते हैं नियंत्रक। नियंत्रक यहाँ पे होती है कंट्रोलिंग रॉड्स। कंट्रोलिंग रॉड्स क्या करती है, ये अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके क्या करती है, क्रिया की दर को नियंत्रित करती है। इसके लिए कैडमियम रॉड्स का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब चौथा पार्ट देखते हैं कि इसका शीतलक। शीतलक का कार्य ये होता है कि इससे जो भी अतिरिक्त ऊष्मा है उसको ये अवशोषित कर लेती है। जल जो है भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, और इस भाप का उपयोग किया जाता है किस लिए, यहाँ पे देख सकते हैं टरबाइन को चलाने के लिए। ठीक है, शीतलक के रूप में हम लोग जल का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला देखते हैं इसका 5वां भाग परिरक्षक। परिरक्षक जो देख रहे हैं हम लोग शील्डिंग, ये जो है रिएक्टर के चारों ओर होती है। ये कंक्रीट की जो है मोटी दीवारें होती हैं जो कि हानिकारक विकिरणों को बाहर जाने से रोकती है और एक शील्ड का काम करती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। ठीक है, जो ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है नाभिकीय विखंडन के साथ साथ जो है नाभिकीय संलयन की भी अभिक्रिया को यूज किया जाता है। ठीक, संलयन की प्रक्रिया में जो है 2 हल्के नाभिक जो है एक जुड़कर जो है एक भारी नाभिक में बदल देते हैं और जब ये जुड़ते हैं तब भारी मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक, इस ऊर्जा को भी पुनः नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। अब जो है नाभिकीय संलयन जो है नाभिकीय विखंडन से काफी ज्यादा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जैसे कि एक ज्यादा जो है क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। इससे ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होती है क्योंकि इस प्रक्रिया में जो है नाभिक का द्रव्यमान इसके पूर्व के नाभिक के द्रव्यमान से जो है कम होता है। ठीक है, द्रव्यमान में जो कमी है वो आइंस्टीन के हम लोग जो समीकरण है उसके E=mc² के अनुसार जो है हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, अब इसका एक और फायदा ये होता है कि कच्चा माल जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, और जो कि समुद्री जल से प्राप्त किया जा सकता है।
और लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि संलयन से जो है हाइड्रोजन बम का विकास होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो कि परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, जो कि मानव विनाश का जो है एक कारण भी बन सकता है। ठीक, इसमें अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में नाभिकीय कार्यक्रम का विकास। ठीक है, नाभिकीय कार्यक्रम के विकास को जो है हम लोग 2 चरणों में देखते हैं। एक तो हो गया संस्थागत चरण और दूसरा हो गया तकनीकी चरण। सबसे पहले तो भारत में नाभिकीय विकास के लिए जो है उसके स्वप्न दृष्टा या फिर जो प्रणेता है वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, वे संस्थाएं, इसमें देखते हैं कि हम लोग वे संस्थाएं जो नाभिकीय ईंधन की खोज, प्रसंस्करण, नाभिकीय रिएक्टर की डिजाइनिंग या नाभिकीय इंजीनियरिंग से जुड़े कार्य करती है। ठीक है, वे जो है इसके संस्थागत एक्सपेक्ट हैं। ठीक, इसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने सबसे पहले टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान 1944 में मुंबई में स्थापित की। उसके बाद जो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम लाया, इसके अंतर्गत जो है परमाणु आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग बार्क की स्थापना को देखते हैं। इसके बाद हम लोग परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की स्थापना देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग जो है सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में आ जाता है, जिससे कि इसका विकास अधिक हो। ठीक, अब दूसरा हम लोग चरण देखते हैं। दूसरा चरण हम लोग देखते हैं तकनीक के आधार पर। तकनीक के आधार पर इसका विकास हम लोग 3 चरण में देखते हैं। पहला तो हो गया यूरेनियम आधारित, दूसरा हो गया प्लूटोनियम आधारित और तीसरा है थोरियम आधारित। तो यूरेनियम आधारित चरण को हम लोग देखते हैं। इस चरण को लाया गया क्योंकि देश में जो है यूरेनियम और जल संसाधन की उपलब्धता को देखते हुए इस चरण को लाया गया, और इसमें जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज किया जाता है। इसमें जो है सबसे पहले जो नेचुरल यूरेनियम है उसको संवर्धित यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है, और इससे जो है यूरेनियम 235 जो कि ईंधन के रूप में उपयोग होता है, और P239 जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, जो कि अगले चरण में ईंधन के रूप में काम आता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमको प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि यूरेनियम संवर्धन किसको कहते हैं। ठीक, प्रकृति में जो यूरेनियम पाया जाता है उसमें 99.3% जो है यूरेनियम के समस्थानिक 238 होता है, और 0.7% इसमें 235 होता है। ठीक, अब प्राकृतिक यूरेनियम में जो है U235 की मात्रा को बढ़ाना ही जो है यूरेनियम संवर्धन कहा जाता है। इसमें यदि ये कहीं 3 से 4% बढ़ जाता है तो इसको फ्यूल ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है, और कहीं इसी को 80% बढ़ा दिया जाए तो इसको कहा जाता है वेपन ग्रेड यूरेनियम। ठीक है, अब जो है इसकी निगरानी के लिए जो है IAEA जो है संस्था काम करती है, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये जो है दुनिया के सभी देशों की निगरानी करती है, सर्वे करती है और उसका जांच करती है। इसका जो है मुख्यालय वो वियना में है। इसी के अंतर्गत जो है एक संधि हस्ताक्षरित की गई थी 1 जुलाई 1968 को। ठीक है, जिसको कि बोलते हैं NPT संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, जो कि 5 मार्च 1970 में प्रभाव में आया। इसका उद्देश्य था कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और जो है नए परमाणु परीक्षण को रोकना। ठीक है, अब ये जो है संधि काफी ज्यादा विवादित रही है, क्योंकि ये क्या करती है, दुनिया के देशों को 2 हिस्सों में बांटती है। पहला तो हो गया न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ये देश कौन से होंगे? ये देश होंगे जो 1970 तक के न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे। इसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। ठीक है, और दूसरा जो हिस्सा है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जो कि 1970 तक के न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए थे। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि जिसके पास जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो जो है न्यूक्लियर अपने वेपन को रख सकते हैं, लेकिन जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है उसको अब अपने जो है न्यूक्लियर वेपन डिसमेंटल करने होंगे, और वे जो है आगे जो है न्यूक्लियर परीक्षण भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है संधि हम लोग देखते हैं कि ये न्यूक्लियर प्रसार को रोकता नहीं है, ये न्यूक्लियर जो है पावर को एक सीमित
जो है देशों के हाथ में दे देता है। ठीक है, देखते हैं कि भारत जो है हमेशा से परमाणु अप्रसार का समर्थक रहा है, लेकिन ये संधि जो है, लेकिन हमेशा जो है भारत जो है पूर्ण निशस्त्रीकरण की ओर जो है जोर देता है। लेकिन इस संधि में जो है अप्रसार की बात तो थी, लेकिन ये कहा गया कि जो देश अप्रसार से सहमत नहीं है उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक, इसके कारण जो है भारत में काफी समय तक जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है इसका विकास जो है वो रुका रहा। ठीक, और 1974 के बाद जो हम लोग देखते हैं कि भारत में विदेशी सहयोग बंद हो जाता है, उससे हटकर जो है भारत में स्वदेशी सहयोग से जो है न्यूक्लियर कार्यक्रम का विकास होता है। ठीक, इस संधि को जो हस्ताक्षरित न करने वाले देश में भारत, पाकिस्तान, ईरान और इजराइल देश शामिल है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कि प्लूटोनियम आधारित जो विकास के चरण हैं। ठीक, इसमें जो है मिक्स कार्बाइड ईंधन का प्रयोग होता है। ठीक, इसमें प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 238 और थोरियम 232 का प्रयोग होता है। ठीक, इस टेक्नोलॉजी को जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मंदक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जो है अभिक्रिया के दौरान ही ईंधन बनता है, इस कारण ये काफी ज्यादा फायदेमंद चरण है। ठीक, लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि भारत में जो ये चरण है वो केवल प्रायोगिक स्तर पर ही है। ठीक है, इसका जो है कमर्शियल यूज शुरू होने में अभी काफी ज्यादा टाइम है, और जो 40 मेगावाट का प्रायोगिक रिएक्टर है वो कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु रिसर्च केंद्र में बनाया गया था, जिसको कामिनी नाम दिया गया है। ठीक, और मुंबई के ट्राम्बे में जो है पूर्णिमा 1 और पूर्णिमा 2 नामक जो है प्रायोगिक रिएक्टर है, लेकिन इसका व्यावसायिक जो परिचालन है वो अभी तक के प्रारंभ नहीं हो सका है। ठीक, अगला इसमें देखते हैं हम लोग तीसरा चरण, थोरियम आधारित चरण। ठीक, इसमें थोरियम और जो है यूरेनियम के मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो है 100% दक्षता का नाभिकीय रिएक्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा का जो यूरेनियम 238 जो उत्पन्न होता है उसी को अगले चरण में ईंधन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और इसमें जो एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका जो उपयोग है FBR और PHWR दोनों ही रूप में कर सकते हैं, लेकिन फिर से कि ये जो है अभी भी प्रायोगिक चरण में ही है, इसके जो है व्यावसायिक यूज में अभी काफी ज्यादा वक्त है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जो है भारत में ऊर्जा परिदृश्य और भारत में जो है नाभिकीय विकास कार्यक्रम को अध्ययन किया। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।